हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ हम लोग अगर बात करें कि आपके पास में जिस जर्नी में हम लोग बढ़ते हुए चल रहे थे, आज उसमें हमारे पास में आवर्त बीजी पादपों का सबसे लास्ट और अंतिम आपके पास में लेक्चर है, जिसमें हमारे पास में दो चीज़ें शेष रह गई थी। एक हमारे पास में बीज और एक आपके पास में फल। क्योंकि हमने इससे पहले निचेसन से पहले वाले में परागकण है, भ्रूण कोश है, परागण की प्रक्रिया है, इसके अलावा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी पराग और स्त्री केसर के बीच में संकर्षण संवाद है, और निचेसन की बाद की घटना में भ्रूण का निर्माण है, भ्रूण पोष का निर्माण है। अब दो ही फॉर्म रह गए हैं, जिसमें हम लोग एक तो कह रहे हैं बीज और एक है आपके पास में फ्रूट के लिए बात करेंगे, फल के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग आज बेटा जी सीड से, सीड कह दें या फिर हमारे पास में बीज, सीड या बीज से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं जो आपको सबसे पहले ख्याल रखना है इसका। यहाँ निचेसन की प्रक्रिया से पहले जो बीजांड थे, वही बीजांड निचेसन की प्रक्रिया के बाद किस में बदल जाते हैं, बीज में। तो याद रखना आपके पास में इनका जो निर्माण हुआ है, वो निर्माण किससे हुआ आपके पास में बेटा जी, तो याद रखना इनका निर्माण हुआ है बीजांड से। कब होगा आपके पास में, तो ये भी याद रखना आपके पास में निचेसन के पश्चात होगा। निचेसन के पश्चात की प्रक्रिया है जिसमें बीजांड किस में बदल जाते हैं, बीज में। नेक्स्ट, यहां आपके पास में ये जो बीज है, इस बीज के यहां पर भी छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं। आप कहेंगे छिद्र या पोर कहां से आएंगे, बेटा याद करो आपके पास में बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण था, लेकिन उस अध्यावरण में कुछ ऐसी जगह भी थी जहां अध्यावरण नहीं होता, जिसे हम लोग बीजांड द्वार कह रहे थे। यानी वो बीजांड द्वार वो क्षेत्र है जहां पर अध्यावरण नहीं है, तो वहां क्या मिलेंगे आपके पास में, बीज के ऊपर छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे। और ये जो छिद्र है, इसी के माध्यम से हम लोग कहेंगे इसमें O2 और आपके पास में जो जल है इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश। तो सेकंड पॉइंट याद रखना आपके पास में, बीज में O2 और H2O का जो प्रवेश है, वो प्रवेश किससे होगा आपके पास में बेटा जी, माइक्रोपाइल से। यानी जो आपके पास में क्या था, बीजांड द्वार, जो हमारे पास अब क्या है, बीज छिद्र के हैं फॉर्म में। आप एक चीज ये भी याद रखें कि बीज के अंदर ही आपके पास में नमी पाई जाती है, और यहाँ पर जो नमी या फिर हम लोग लिख सकते हैं जो आपके पास में आर्द्रता है, वो कितना रहता है आपके पास में, 10 से 15% तक आपके पास में नमी या आर्द्रता रहती है। जब ये बीज आपके पास में निचेसन की प्रक्रिया के बाद बनेगा, तब आपके पास वो एक आपके पास में प्रसुप्ति अवस्था में रह जाता है, यानी वहाँ आपके पास अभी अंकुरण नहीं हो रहा है। तो बीज आपके पास में याद रखना कौन सी अवस्था में रहेगा, पहले जहाँ आपके पास में भ्रूण है, अगर बीज के अंदर भ्रूण है वो कैसा है आपके पास में, निष्क्रिय है। इसका मतलब बीज कौन सी अवस्था में आपके पास में, प्रसुप्ता अवस्था में है। और बाद में बीज आपके पास में जर्मिनेट करेगा और बीज क्या हो जाएगा आपके पास में, अंकुरण करेगा। याद रखना पहले कौन सी अवस्था है, प्रसुप्ता अवस्था है, जहां पर आपके पास इनके अंदर पाए जाने वाले जो भ्रूण के फॉर्म है वो आपके पास कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय। लेकिन आपके पास में फिर एक टाइम के बाद ये अंकुरित होंगे। और यहाँ अगर हम लोग बीज में देखें तो बेटा एक चीज और याद रखना है, इसमें आपके पास में दो आवरण भी मिलते हैं। एक आपके पास में कौन सा है, आउटर, और एक है आपके पास में बेटा जी इनर। यानी हम लोग कह सकते हैं एक बाह्य आवरण भी है और एक आपके पास में अंतः आवरण भी है। जो बाह्य आवरण है उसका नाम याद रखना, क्या नाम है, टेस्टा। और जो अंदर वाला आवरण है उसका हम लोग क्या नाम है, टैगमेन। बाहर वाले आवरण का नाम टेस्टा और अंदर वाले आवरण का नाम टैगमेन। बाहर की तरफ टेस्टा, अंदर की तरफ टैगमेन मिल जाएगा। इस चीज का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए कि हमारे पास से बेटा जी ये जो सीड या फिर बीज है, क्या इसका कोई यूटिलाइजेशन है, क्या इनका कोई फ़ायदा है, क्या इनसे हमें कोई प्रॉफिट या कुछ महत्व है। बिल्कुल बेटा, जो अगर हम लोग यहाँ पर सीड के लिए बात करें तो इनसे हमें फ़ायदा भी है, यानी हम लोग यहाँ पर इनके महत्व की बात कर लेते हैं।
इनका महत्व ये है कि आपके पास में ये क्या लेके आते हैं, आपके पास में नए पौधे बनेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेंगी, आनुवांशिक विविधता है वो हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, भ्रूण को क्या देंगे, पोषण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी फॉर्म चेक करेंगे तो ये इसका काम क्या हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना है। और चौथा आपके पास में जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रकीर्णन, आपके पास में एक नए पौधे की शुरुआत करवानी है तो उस नए पौधे की शुरुआत के लिए भी किसकी आवश्यकता रहेगी, बीज की। तो बीज में बहुत आसान है, बीज का निर्माण किससे हुआ है, निषेचन के बाद बीजांड से। बीज का बाहर वाला भाग टेस्टा, अंदर वाला पोर्शन कौन सा, टैगमेन। इनमें नमी या आर्द्रता कितनी, 10 से 15%। जहां बीजांडदार नहीं होते उसे बीज छिद्र, जहां से एंट्री किसकी होगी, जल की होगी और आपके पास में O2 की। यहीं पे चेक करेंगे तो आपके पास इनका महत्व बीजों के प्रकीर्णन हो सकते हैं, नई जनरेशन के लिए, आनुवंशिक की विभिन्नता के लिए, प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा आवरण से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसके लिए बात करेंगे, बीज के लिए। इसी बीज के आधार पर हम लोग दो बीज और भी पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहेंगे बेटा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना आपके पास में। यहीं पे अगर हम लोग सीड को अगर वेरीफाई करें तो दो टाइप हो जाएंगे। एक का नाम क्या आपके पास में, एंडोस्पोरिक सीड, और दूसरा कौन से है, नॉन एंडोस्पोरिक सीड। आप कहेंगे सर इन दोनों का क्या मतलब है। एंडोस्पर्म पता है, भ्रूण पोष जिसे कह रहे हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है। तो ये कैसे होंगे आपके पास में, इसे कहेंगे आपके पास भ्रूण पोषी बीज, और इसे क्या कहेंगे आपके पास में, अभ्रूण पोषी सीड या कह दो बीज। आपके पास दो कंडीशन अलग अलग दे रखी है। एक लिखा है नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें भ्रूण पोष बचा हुआ ही नहीं है। भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से यदि उपयोग हो जाए, भ्रूण के द्वारा भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से उपयोग हो जाए तो भ्रूण पोष बचेगा नहीं। ऐसे भ्रूण पोषी बीज को क्या बोलेंगे, अभ्रूण पोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक। मैं यहीं पे चीज मेंशन कर देता हूं आपके पास में, इसमें पूर्ण रूप से भ्रूण पोष का उपयोग हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। और अगर बच गया है तो हमारे पास हम लोग इसे कह देंगे कंडीशन के बेस में। तो हमने कह दिया बच गया तो कैसा होगा, भ्रूण पोषी। बचा नहीं है तो क्या बोलेंगे, अभ्रूण पोषी। यहां भ्रूण पोषी, इसका मतलब यहां पर इसमें भ्रूण पोष क्या रहेंगे आपके पास में, उपस्थित रहेगा। और अगर भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोगी हो गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से इसे जान लेंगे। जिसमें भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग हो जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास में चना है, इसके अलावा आपके पास में सेम है, इसके अलावा मटर है, इसके अलावा अगर चेक करें तो मूंगफली है। तो इन सभी के अंदर भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, उपयोग। लेकिन अगर बचा हुआ रह जाए तो वो क्या हो सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास में बेटा बाजरा है, या कह सकते हैं गेहूं है, इसके अलावा आपके पास में चावल है, राइस के लिए बात करेंगे। तो यहाँ ज़्यादातर एग्जाम्पल कौन से मिलेंगे आपके पास में, यहाँ मिलते हैं आपके पास में बेटा जी मोनोकोट, और यहाँ मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके पास में, डाइकोट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास में रह जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सीड को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा आपके पास में जो मेन चीज़ रह जाती है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास में सीड की कई वेराइटीज फॉर्म हो सकती है, और यहाँ आपके पास एक शब्द आता है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी कह दो या जीवन क्षमता कह दो बीज की। जैसे परागकण की जीवन क्षमता मैंने आपको समझाया था। अगर परागकण की जीवन क्षमता गेहूं के लिए, आपके पास में धान के लिए या चावल के लिए वो कितनी है, 30 मिनट। लेकिन वही आपके पास में लेग्यूमिनेसी, फाइबेसी, रोजेसी, अगर हम लोग सोलेनेसी की बात करें
तो उन पादपों के अंदर पराग कणों की जीवन क्षमता आपके पास में, मैं ये कह सकता हूँ कि वह जीवन क्षमता आपके पास में 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा तक की भी हो सकती है। तो वो अलग अलग स्थिति में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हमारे पास में बेटा 2 सीड के फॉर्म और भी देखने को मिलते हैं जिनकी जीवन क्षमता की बात करेंगे। सीड वायबिलिटी आपके पास में, बीज की क्या है आपके पास में जीवन क्षमता है। और ये 2 बीज आपके पास में याद रखें, आपके पास में एक तो आपके पास में ल्यूपिनस आर्किटिस के फॉर्म है, इसकी जीवन क्षमता है बेटा वो कितनी आपके पास में याद रखना 10,000 ईयर तक की हो सकती है। और दूसरा आपके पास फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा है, इसकी कितनी है तो याद रखना 2000 आपके पास में साल तक। 2 एग्जाम्पल है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ल्यूपिनस वाले की कितनी है आपके पास में 10,000 है और दूसरा फोएनिक्स से रिलेटेड है तो आपके पास में 2000 साल के लिए है। क्या आपके पास में जीवन क्षमता के फॉर्म में कितने लंबे समय तक आपके पास में ये अवेलेबिलिटी रह सकती है उनके लिए बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म में चेक करें आपके पास में अब एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग कह रहे हैं फ्रूट या फिर कह रहे हैं आपके पास में बेटा जी फल। फ्रूट या अगर हम लोग फल के लिए चेक करें तो याद रखना आपके पास निषेचन की प्रक्रिया में बीजांड किस में बदल रहे थे बीज में, और अंडा से किस में बदल जाते हैं फल में। याद रखना बीजांड किस में बदल रहे थे बीज में, और आपके पास अंडा से किस में बदलते हैं फल में। यानी हमारे पास में ये जो अंडा से है याद रखना बेटा जी आपके पास में जो यहाँ आपके पास अंडा से है वो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में किस में बदल जाते हैं आपके पास में फल में। प्रक्रिया नोट कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास में निषेचन के पश्चात। और एक चीज और याद रख लो इसके साथ ही, अगर अंडा से फल में बदल रहे हैं इसका मतलब अंडा से की भित्ति किस में बदल जाएगी, मैं कहूँगा अंडा से की भित्ति है वो बदल जाएगी फल भित्ति में। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में अंडा से की जो भित्ति रहेगी वो भित्ति किस में बदल जाएगी आपके पास में फल भित्ति में। किस में बदल जाएगी फल भित्ति में। और अगर याद रखना बेटा फल भित्ति पूछ ले तो फल भित्ति के कितने काम है आपके पास हम लोग कह सकते हैं 3 प्रकार है, एक पेरिकार्प है, एक मीजोकार्प है और एक एंडोकार्प है। आप इसको ऐसे समझो, हमने कहा कि जो फल भित्ति है वो कितने प्रकार की हो सकती है आपके पास में 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से, पहला आपके पास हम लोग लिख सकते हैं वो है पेरिकार्प या जैसे हिंदी में कह देंगे बेटा आपके पास बाह्य फल भित्ति। एक हो जाएगी आपके पास है जिसे हम लोग कह रहे हैं मीजोकार्प या कह सकते हैं मध्य फल भित्ति। और एक आपके पास सबसे आंतरिक फॉर्म में रह जाएगी जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे एंडोकार्प या जिसे हम लोग कह देंगे आपके पास अंतः फल भित्ति। तो फल भित्ति कितने टाइप हो जाएंगे 3। कौन कौन से हैं, पेरिकार्प है, मीजोकार्प है और एंडोकार्प है। पेरी है मतलब सबसे बाहर की तरफ है, मीजो है मतलब मध्य में है, एंडो है मतलब सबसे भीतर की तरफ है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम के अंदर खाया जाने वाला कौन सा भाग है, तो याद करो आम के ऊपर जो ऊपर की तरफ छिलका है वो तो क्या है पेरिकार्प है। जो सबसे अंदर की तरफ जिसे अपन गुटली कह रहे हैं जो आपके पास में वो हमारे पास में क्या है सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्प। यानी आपके पास में वहाँ खाया जाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा मीजोकार्प। क्या हर प्रकार के फल के अंदर खाया जाने वाला भाग क्या मीजोकार्प है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो नारियल के अंदर सबसे भीतर की तरफ हम लोग वहाँ पर वाइट गिरी वाला हम लोग पोर्शन खाते हैं तो वो आपके पास सबसे भीतर की तरफ है। इसका मतलब नारियल के अंदर खाया जाने वाला भाग कौन सा आपके पास में अंतः फल भित्ति। और बेटा जल्दी से बताओ, कल मैंने आपसे बताया भी था नारियल के अंदर हम लोग जो पानी पी रहे हैं और दूसरा जिसे हम लोग वाइट गिरी खा रहे हैं दोनों अलग अलग है आपके पास में। जो पानी पी रहे हैं वो तो क्या आपके पास में केंद्रकीय भ्रूणपोष और जो वाइट गिरी वाला है वो क्या है कोशिकीय भ्रूणपोष। याद रखना जिसे पी रहे हो नारियल पानी वो क्या है
केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और जो दूसरे वाले हैं वो कौन से हैं आपके पास में, कोशिकीय भ्रूणपोष आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास में अलग अलग हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन को यहाँ पर हम लोग बताएंगे, एक हो जाएगा केंद्रकीय और एक हो जाएगा कोशिकीय। ठीक है, चलें। अब यहाँ पर आपके पास में अगर एग्जाम में आ जाता है तो याद रखना आपके पास में आम में खाने योग्य भाग कौन सा है बेटा जी आपके पास में, याद रखना मध्य फल भित्ति। मैं इंग्लिश टर्म इसलिए साथ में लिख रहा हूं कि आपके पास में जरूरी नहीं मध्य फल भित्ति लिखे, तो उसकी जगह क्या हो सकता है आपके पास में मीजोकार्प। और याद रखना पूछे कि नारियल के अंदर आपके पास में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सबसे अंदर की तरफ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोकार्प के नाम से इसे जान लेंगे। क्लियर है, इस प्रकार से बता सकते हैं। बाकी मैंने आपको कल ही बता दिया था कौन सा वाला पोर्शन बेटा जी, नारियल वाला। याद है, नारियल के अंदर आपके पास में जो नारियल पानी है वो तो क्या आपके पास में, याद रखना केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और जो आपके पास में श्वेत गिरी वाला पोर्शन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो दोनों अलग अलग है, ये चीज को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, ये तो हमने बात की फल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्म आपके पास से मिल जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि ये फल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो याद रखना बेटा फल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक आपके पास सत्य फल होते हैं, एक आभासी फल होते हैं और एक अनिषेक फलन के फॉर्म आपके पास में होंगे। आप कहेंगे तीनों में क्या अंतर है, बहुत आसान है, आपके पास है फल के टाइप बताओ कौन कौन से टाइप है, 3 आपके पास है फल के प्रकार हो जाएंगे। और 3 प्रकार में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक तो आपके पास में जिसे हम लोग कह रहे हैं आपके पास में ट्रू फ्रूट, ट्रू कह दो, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं आपके पास है कैसे हैं, सत्य फल। एक होते हैं आपके पास में जिसे हम लोग कहते हैं आपके पास आभासी फल। और तीसरा टाइप जिसे हम लोग कहेंगे आपके पास है बेटा जी अनिषेक फलन। आप कहेंगे सर इन तीनों में क्या अंतर है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों में क्या अंतर है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनकर आपके पास आ जाते हैं। सत्य फल सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों के अंतर्गत अंडाशय से बनने वाले जो फल है, यानी निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो अंडाशय से निर्मित होंगे उन्हें तो क्या बोलेंगे, सत्य फल। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से कोई फल बन जाए तो उसे क्या बोलने वाले हैं, आभासी फल। लेकिन यदि बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही फल बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अनिषेक फल। या इसी को हम लोग बेटा जी एक और नाम कहते हैं आपके पास में पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक। इससे फॉल्स कह देंगे, इससे ट्रू के नाम से जान लेंगे। तो बताओ सत्य फल किसे कहते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, अंडाशय के द्वारा। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से हो गया है तो आभासी है। और यहीं अगर हम लोग चेक करें कि हमारे पास बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही फल बन गया है, ऐसे फल को हम लोग क्या कह देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम कहेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना इसके जैसा एक शब्द और आता है पार्थेनोजेनेसिस, वो हनी बी मधुमक्खियों के अंदर है जो मेल ड्रोन का निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, पार्थेनोकार्पिक है, और वो क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग है आपके पास में। क्लियर हो गया, चलें याद करें यहाँ पर आपके पास सत्य फल, इनका जो निर्माण होगा, इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, इनका निर्माण होगा आपके पास है बेटा जी अंडाशय के द्वारा। तो जो अंडाशय के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, सत्य फल कह देंगे। और ये जो आपके पास है बेटा जी सत्य फल है, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये चेक करें तो फ्लैशी भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। ड्राई के लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग पूछें तो यहाँ आपके पास हो सकते हैं कि वो मस्टर्ड हो जाए। मस्टर्ड मतलब बेटा जी सरसों, या फिर हमारे पास में यहीं पर ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट कह दो, या फिर जिसे हम लोग कहेंगे मूंगफली।
इतना डीप में नहीं, लेकिन कभी भी आपके पास में पूछ ले कि जो सत्य फल है उसमें ड्राई वाले के एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल यही याद करने हैं, मेन यही पूछे जा रहे हैं आपके पास से, सरसों और मूंगफली। फ्लैसी अगर आपके पास से पूछे तो फ्लैसी में हो सकते हैं आपके पास में यहाँ पर ऑरेंज हो सकता है बेटा जी, यहीं पर आपके पास में मैंगो हो सकता है, इसके अलावा आपके पास में बेटा जी यहीं पे गुआवा हो सकता है, अमरूद। तो मैंगो हो गया आपके पास में, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, ये कैसे हो जाएंगे? फ्लैसी। और एक चीज़ यहाँ और मैं समझा दूँ, कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि आपके पास बताओ कि यहाँ अस्टिल फल कौन से हैं, आप कहेंगे सर अस्टिल फल का क्या मतलब हुआ? अस्टिल फल ऐसे फल होते हैं जो आपके पास में कठोर या हार्ड होते हैं, जो कठोर या हार्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टिल फल हैं। और अस्टिल फल के दो एग्जाम्पल याद रखना आपके पास में, एक तो याद रह जाएगा नारियल, नारियल भी तो हार्ड ही है भाई बाहर की तरफ, और दूसरा आम है, आम के अंदर भी जो गुठली वाला पोर्शन है वो भी हार्ड है। तो याद रखना नारियल हो गया और आपके पास में आम हो गया, ये दोनों आपके पास में कैसे हो जाएंगे? अस्टिल फल है। और सत्य फल किसे कहते हैं? जिनका निर्माण किससे होगा? अंडाशय के द्वारा। और अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से अगर निर्माण हो रहा है तो क्या बोलते हैं? आभासी फल। यही लिख देते हैं आपके पास में, इनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से होगा। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से फल का निर्माण हो जाए, ऐसे फल को क्या कहते हैं? आभासी फल। जैसे देखो आपके पास में सेब है, तो सेब का निर्माण किससे हो रहा है? पुष्पासन वाले भाग से। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लोग नोट कर सकते हैं बेटा जी, आपके पास में सेब हो गया, यहीं पर आपके पास में बेटा जी स्ट्रॉबेरी हो गया, इसी में आपके पास में एग्जाम्पल जा सकते हैं काजू है, और एक और है जिसे हम लोग कह रहे हैं बेटा जी नाशपाती। क्या है? नाशपाती। नाशपति नहीं है ना, नाशपाती है आपके पास में, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो यहाँ आपके पास में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से निर्मित होने वाले फल आभासी फल है। और ऐसे फल उदाहरण 4 याद रखने हैं, एक हो जाएगा सेब है, एक आपका स्ट्रॉबेरी है, एक आपके काजू है, और एक आपके पास में नाशपाती है। और जो अंडाशय से बनते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? सत्य फल। लेकिन जिसमें बिना निषेचन के प्रक्रिया के ही फल का निर्माण हो जाए, ऐसे फल को क्या बोलने वाले? अनिषेक फल। तो यहीं पे नोट कर देते हैं, इनका निर्माण बिना निषेचन के होता है। इनमें निषेचन नहीं है आपके पास में। एग्जाम्पल आपके पास में बेटा जी बनाना या फिर केला है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बनाना या फिर केला। आजकल आपके पास से पपीते भी बनाए जा रहे हैं, टमाटर भी बनाए जा रहे हैं आपके पास में, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपके पास एक एग्जाम्पल और याद रखना है, टमाटर। तो नए फॉर्म में आपके पास टमाटर भी बनाए जा रहे हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया के फॉर्म बनते जा रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल फॉर्म भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सत्य फल है, आभासी फल है और अनिषेक फल है, इन तीनों पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपके पास में, सत्य में, आभासी में और आपके पास में अनिषेक फल में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हम लोग बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अब आपके पास में इसके अलावा 2 टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। एक शब्द आता है जिसे हम लोग बेटा जी यहाँ कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं आपके पास में? एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस कह दो या फिर आपके पास में असंग जनन के नाम से भी जानते हैं। आप कहेंगे सर एपोमिक्सिस या असंग जनन क्या है? एपोमिक्सिस या असंग जनन का मतलब है बिना निषेचन की प्रक्रिया के ये लोग क्या बनाते हैं? बीज बना देते हैं। अलग अलग है, बिना निषेचन की प्रक्रिया के फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पिक है, और बिना निषेचन की प्रक्रिया से बीज का निर्माण है, उसका नाम क्या है? असंग जनन या फिर क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। याद रखना आपके पास में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां आपके पास में बिना निषेचन की प्रक्रिया के या प्रक्रिया से किसका निर्माण है? बीज का निर्माण है।
किसका निर्माण है? बीज का निर्माण, बिना निषेचन की प्रक्रिया के बीज का निर्माण है, जिसे हम लोग एपोमिक्सिस कह रहे हैं। और ये बेटा आपके पास है जनन तो कैसा है? अलैंगिक है। लेकिन आप खुद सोचो, बीज बनते हैं वो प्रकार किसका होता है? लैंगिक जनन का। इसका मतलब ये खुद अलैंगिक जनन है, लेकिन किसको रोक रहे हैं? लैंगिक जनन को रोक रहे हैं। तो ये चीज भी आप साथ साथ में याद रखें। आपके पास में ये जो प्रकार है, वो प्रकार तो किसका है? अलैंगिक जनन का है। किसका है? अलैंगिक जनन का है। और ये क्या करते हैं आपके पास में? तो याद रखना, आपके पास में बेटा लैंगिक जनन को क्या करते हैं? अपहासित करते हैं। लैंगिक जनन को क्या करते हैं आपके पास में? अपहासित करने का काम कर लेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके पास में बिना निषेचन की प्रक्रिया के फल का निर्माण पार्थेनोकार्पिक है। बिना निषेचन की प्रक्रिया का बीज का निर्माण एपोमिक्सिस है। और ये जो आपके पास में बिना निषेचन के रहेंगे, वो प्रकार कैसा है? अलैंगिक जनन है। लेकिन ये किसे अपहासित करता है? तो मैं कहूँगा वो लैंगिक जनन को अपहासित कर रहा है। क्लियर हो जाएगा आपके पास में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। इनके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास में ग्रास हो सकते हैं, आपके पास में यहीं पर आपके पास में बेटा एस्ट्रेसिया हो सकते हैं। तो घास और एस्ट्रेसिया, दो एग्जाम्पल याद रखना है, घास और एस्ट्रेसिया दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? असंग जनन के। किसके एग्जाम्पल है? असंग जनन के, याद रह जाएंगे। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। इसी में आपके पास में एक शब्द और आता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियो। क्या कहने वाले हैं? पॉलीएम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियो कह दो या बहुभ्रूणता कह सकते हैं इसे। पॉलीएम्ब्रियो या आपके पास में बहुभ्रूणता। देखो इसमें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली एम्ब्रियो या बहुभ्रूणता। तो खुद ही समझो, भ्रूण एक होगा कि एक से ज्यादा होगा? याद रखना, इसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास में? बहुभ्रूणता। लिख सकते हैं इनमें एक से अधिक भ्रूण का क्या हो जाएगा आपके पास में? निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पूछे आपके पास में, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं मेजॉरिटी सिट्रस कह दो, या फिर हमारे पास में नींबू। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है, उनमें भी ऐसा फॉर्म देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास में तंबाकू है, उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। अनियन है, उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये तभी है जब आपके पास भ्रूण एक नहीं होकर एक से क्या मिल जाए आपके पास में? ज्यादा। और ये जब ज्यादा वाली स्थिति आएगी, उसी को हम लोग कहेंगे बहुभ्रूणता। क्या कहने वाले आपके पास में? बहुभ्रूणता। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और यहाँ इसमें कौन है? ये बेटा जी अंडाशय। और अंडाशय के भीतर यहाँ आपके पास में ये कौन है? बीजांड। और बीजांड में ये यहाँ पर क्या है आपके पास में? बीजांड काय। और चारों तरफ का आवरण क्या था आपके पास में? अध्यावरण। क्या नाम है? अध्यावरण। यदि बीजांड काय से रिलेटेड या फिर अध्यावरण है वो भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाए, तो वहां आपके पास एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, जिसे हम लोग पॉली एम्ब्रियोनिक स्थिति कह देंगे। याद रखना, एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, तंबाकू है, ये आपके पास में एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गई ये सारी बातें? यही बेटा मेन चैप्टर है जो आपके पास पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला है। तो वहाँ आपके पास कुछ मेन पॉइंट में फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपके पास और चीज़ें इजी हो जाए। हम लोग बात किसकी कर रहे थे बेटा जी? बोलो, एंजियोस्पर्म की। इस एंजियोस्पर्म के अंदर कुल कितनी घटनाएं मैंने बताई है आपको? 8 घटनाएं बताई है। 4 तो बताइए, वो कब बताई आपके पास में? निषेचन से पूर्व है। निषेचन के पूर्व में सबसे पहले क्या था आपके पास में? परागकण है आपके पास में, या जैसे हम लोग यहाँ पर पहले बोल रहे थे पराग कोश, और पराग कोश के अंदर ही क्या होंगे? परागकण होंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन था आपके पास में, जिसे हम लोग कह रहे थे बेटा जी एम्ब्रियो सैक, या फिर कह रहे थे भ्रूण कोश। तीसरे नंबर पर क्या था आपके पास में? परागण की प्रक्रिया। चौथे नंबर पे क्या है? पराग और
जो स्त्री केसर है उनके बीच में क्या है आपके पास में संवाद है। ये 4 स्थितियां बताई थी। बताओ मुझे जल्दी से, तुमसे कह दिया जाए कि परागकण के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री तो कितना होगा 1 और समसूत्री विभाजन कितने हो जाएंगे 2। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि आंशिक परागकण है आपके पास, पूर्ण परिपक्व नहीं है, आंशिक परिपक्व है। तो आंशिक परिपक्व है तो कितनी कोशि की अवस्था है 2, तो 1 अर्धसूत्री होगा और 1 ही समसूत्र होगा। लेकिन वो पूछे कि पूर्ण परिपक्व है तो 1 अर्धसूत्री होगा और आपके पास समसूत्री कितने होंगे 2। इसके अलावा भ्रूण कोश की संरचना में कितने कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं 7 कोशिका और 8 केंद्रक आपके पास पाए जाते हैं। इस भ्रूण कोश की संरचना के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन है 1 है। समसूत्री विभाजन कितने हैं तो याद रखना 3 समसूत्री विभाजन है। उन 7 कोशिकाएं कौन कौन सी है, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका और बीच में कौन है आपके पास में केंद्रीय कोशिका। और उसी में क्या मिलते हैं ध्रुवीय केंद्रक है। बीजांड के चारों तरफ वहां आपके पास आवरण, उसका नाम क्या है अध्यावरण। जहां अध्यावरण नहीं होते उसे बीजांड द्वार, उसका ऑपोजिट वाला भाग क्या बोला था चैलेजा बोला था। क्लियर, सारे याद है। परागण की प्रक्रिया, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण है। और इसमें 3 टाइप देखे थे, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, इसके अलावा इनमें हमने कह भी दिया कि अनुकूलन कैसे होगा स्वपरागण और परपरागण का। और एक इंपॉर्टेंट केस याद रखो, कोमेलिना, ऑक्जेलिक्स और वायोला। कोमेलिना, ऑक्जेलिक्स और वायोला, वहां हमने देखा था कि पुष्प कैसे हैं क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस स्पेलिंग CL से आ रही है, मतलब पुष्प क्लोज है। तो पुष्प क्लोज है इसका मतलब बंद है, केवल स्वपरागण होगा। चेस्मोगेमस में पुष्प खुला है, स्वपरागण भी हो सकते हैं और परपरागण भी हो सकते हैं, लेकिन हम परपरागण को यहाँ वेटेज दे सकते हैं। और स्त्री केसर और पराग के बीच का संवाद है, इस इंटरेक्शन का नाम क्या बोला था प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के नाम से इसे जान लेंगे। ठीक है, ये 4 घटनाएं पहले की थी। इसके बाद में हम लोग देख रहे थे कौन सी, तो उसके बाद में है निषेचन के पश्चात की घटना। निषेचन की पश्चात की घटना में चेक करेंगे तो आपके पास में किसका निर्माण है भ्रूण का निर्माण है। याद करो, आवर्त बीजी पादपों का एक विशेष लक्षण है, इसमें दोहरा निषेचन होता है, जिसमें एक नर युग्मक के आपके पास में अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाएगा और वही आगे चलकर क्या बनाएगा भ्रूण बनाएगा। आपको याद है युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए भी क्रम है। युग्मनज 1 कोशिका है, फिर 2 कोशिका बनेगी, फिर T आकार बनेगा, 4 सेल है, फिर 8 कोशिका है, फिर ग्लोब्यूलर गोलाकार है, फिर हृदयाकार बनेगा और उसके बाद में ये भ्रूण बनेगा। और मैंने आपको कहा भी था, एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, दोनों में हमारे पास गोलाकार अवस्था तक तो सब कुछ समान है। हृदयाकार अवस्था किसमें थी डाइकोट के अंदर थी। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है, मैं आपको बस एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं कि कौन कौन से रूप हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में इसी से अगर चेक करें आपके पास में, तो हमने 2 टाइप के बीज भी देखे थे जो भ्रूण से रिलेटेड थे, एक डाइकोट और एक मोनोकोट है। वहां पर प्रांकुर थे, मूलांकर थे, कोलियोपीटल, कोलियोराइजा बताया था। और आपके पास एक बीजपत्री में स्कूटेलम था आपके पास मोनोकोट के अंदर। याद आ रहा है सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन है आपके पास में, तो हमने कह दिया यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, जिसे हम लोग कह रहे हैं भ्रूण पोष। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है वो भ्रूण पोष है। ये आपके पास है किसका रिजल्ट है त्रिशल्यन का। त्रिशल्यन कैसे होगा, तो हमने ये भी कहा कि दूसरा नर युग्मक था वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ में जुड़ेगा और भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। और यहाँ जो सेल बनती है उसका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और फिर कोशिका बनेगी तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के नाम से इसे जान लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा 2 टाइप भी बता देंगे, केंद्रकीय भी है और कोशिकीय है। कोशिकीय वाला और केंद्रकीय के उदाहरण बताए थे। नारियल पानी क्या है आपके पास में, पानी पी रहे वो क्या है केंद्रकीय भ्रूणपोष, और श्वेत गिरी है वो कोशिकीय भ्रूणपोष। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमने किसकी बात की बेटा बीज की।
अगली पीढ़ी का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन है? बीज है। प्रकीर्णन में सहायक कौन है? बीज है। इसके अलावा आनुवंशिक विविधता लेकर आएगा वो भी कौन है? बीज है। आर्द्रता कितनी है? 10 से 15% है। जहां आपके पास पोर है वो कौन सा भाग है? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार वाला पोर्शन आपके पास में। और ये बीज बनने पर कौन सी अवस्था आती है? प्रसुप्ति या प्रसुप्ता अवस्था, जहां पर बीज है वो निष्क्रिय रहते हैं, यानी उनका भ्रूण निष्क्रिय रहता है। और बाद में क्या होगा? इनका अंकुरण मिल जाएगा। बीज के चारों तरफ का आवरण, बाहर वाला आवरण टेस्टा, अंदर वाला आवरण टैगमेन, सब तो याद है। और भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बता रखे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म में चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या था आपके पास में? तो अगला है आपके पास में फल है। निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय है वो किससे बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। और ये जो फल है, अगर चेक करें अंडाशय की भित्ति है तो फल भित्ति में बदल जाती है। फल के कितने आपके पास में भित्ति है? 3 है। बाहर की तरफ है तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाहर वाली है तो पेरिकार्प है आपके पास में, फिर मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प। बताओ आपके पास नारियल के अंदर कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोकार्प है। और अगर आम में खाया जाने वाला भाग है तो बीच वाला, जिसे हम लोग किस नाम से कहेंगे? वो हो जाएगा आपके पास में मीजोकार्प। क्लियर है? तो अलग अलग आपके पास हो जाएंगे। इसके अलावा हमने कह दिया कि जो फल है वो टाइप कितने हैं? 3 है। कौन कौन से 3 टाइप है आपके पास में? एक सत्य है, एक आभासी है और एक अनिषेक फल है। सत्य फल कौन होते हैं? अंडाशय के द्वारा निर्मित होने वाले, उन्हें सत्य फल कहेंगे। ये भी कितने टाइप के? 2, फ्लैशी और ड्राई। ड्राई वाले में 2 है, सरसों एग्जाम्पल और मूंगफली। फ्लैशी में कौन है आपके पास में? ऑरेंज हो सकते हैं, यानी संतरा हो सकते हैं, आम हो सकते हैं, अमरूद हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास में आभासी फल, मतलब ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से होगा। उदाहरण स्ट्रॉबेरी है, सेब है, काजू है, नाशपाती है। और जिनमें बिना निषेचन के ही बन जाए तो उसमें केला हो सकते हैं, टमाटर भी है, आजकल पाइनएप्पल के लिए भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन मेन एग्जाम्पल आप बनाना, केला याद रखें, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने 2 पॉइंट और बता दिए। असंग जनन, बिना निषेचन की प्रक्रिया के बीज का निर्माण क्या कहलाता है? असंग जनन। उदाहरण बताओ? घास और एस्ट्रेसिया। और बहु, या हम लोग कह दें कि पॉली एम्ब्रियो, बहु भ्रूणता, एक से ज्यादा भ्रूण मिलते हैं, उसका उदाहरण सिट्रस हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, तंबाकू हो गया आपके पास में, याद रह जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पूरा कंप्लीट इवोल्यूशन पढ़ लिया है, जिसमें थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये सब कुछ आपके पास में आ गया है। यानी हमने प्लांट किंगडम यानी पादप जगत की पूरी जर्नी पढ़ ली है। अब आपके पास इससे रिलेटेड नए फॉर्म और आएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रीवियस ईयर में भी किस टाइप के क्वेश्चंस थे उन पे भी हम लोग जरूर बात करेंगे। तो उसके लिए जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आपके पास में समय रहते जितनी चीज़ें तैयार हो जाएगी तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलें आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करें और इससे आगे हम लोग कल बात करेंगे। कल आते ही मैं आपसे पूछूं, ऐसी कंडीशन आप याद रखना है कि सारी चीज़ें मेरे को याद हो जाए। आप अपनी जर्नी पूरी स्टार्ट कर दो। थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो बड़ा पार्ट है ना, तो इसको और अच्छे से पढ़ना। आपके पास में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और अच्छे से हर एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलें तब तक के लिए ओके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।